हेलो प्रिय बच्चों, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डी डी एक्स ऑफ वाई डी टू वाई डी एक्स टू। इन दोनों का रियल मीनिंग क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जनरली आप पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि ये डी डी एक्स ऑफ वाई या डी टू वाई डी एक्स टू इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं डी डी एक्स ऑफ वाई को अगर शार्ट में आपके सुविधा के लिए डी वाई बाई डी एक्स बोलता हूँ तो आप उसको सुविधा के तौर पर समझ लीजिएगा कि मैं इसको सुविधा के तौर पर डी वाई बाई डी एक्स बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई डी टू वाई डी एक्स टू। उसमें कुछ चूँकि मैं इसे इंग्लिश में बताऊंगा तो जाहिर सी बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ उसमें यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड का हिंदी यहाँ पर कर दिया है, और उसको देख लीजिएगा, मैं समझाता भी रहूँगा। ठीक है, उसको समझिए कि क्या होता है, और अगले वीडियो में या इसी में संभव होगा तो इसी में, तो अगले वीडियो में उसका प्रूफ भी दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो अनावश्यक लंबा बने, तो वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से मैं इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा, पूरा समझा पाएंगे तो अगले वीडियो में उसको करेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि डी डी एक्स ऑफ वाई होता क्या है। डी डी एक्स ऑफ वाई इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए पॉइंट एट ए पॉइंट टू ए गिवन कर्व। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई इज द स्लोप ऑफ a tangent एट अ पॉइंट टू अ गिवन कर्व। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हिंदी मीडियम लड़कों को अगर मैं बताऊं, यानी अगर कोई वक्र दिया हुआ है तो उसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता शो करती है। ठीक है, तो कोई कर्व है, उसके ऊपर टेंजेंट का स्लोप होता है। टेंजेंट मतलब स्पर्शी, स्लोप मतलब प्रवणता। ठीक है, शो करता है। मान लो कि ये कोई कर्व है और इस पर कोई पॉइंट है P। ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक टेंजेंट खींच रहा हूँ। ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट, ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक, तो ये जो आपको इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बी। तो तुम ये देख रहे हो कि जो कर्व है, इस कर्व के पॉइंट P पर ए बी एक टेंजेंट है, मतलब स्पर्शी है। तो ये जो ए बी है, अगर एक्स, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे, आप पीछे बढ़ाएंगे ऐसे, तो पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हैं कि भाई, पीछे बढ़ाने पर आप देख रहे हैं चलो ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, थीटा एंगल मान लो कि फॉर्म कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट ए बी है, इसका स्लोप क्या हो जाना चाहिए, टेन थीटा। क्योंकि स्लोप की परिभाषा, अगर स्लोप के डेफिनेशन पे जाओगे तो क्या होगा कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करेगा, उस एंगल का टेंजेंट प्रवणता हो जाती है, स्लोप हो जाता है। मतलब कोई रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बना रही है, उस कोण का आपको स्पज्या टेंजेंट लेना पड़ता है ना। If a line makes theta angle with the positive direction of x-axis, then its slope will be equal to tan theta. In short, you write it by the symbol m, means m equal to tan theta. ठीक है, तो इसकी जो स्लोप होगी क्या होगी, tan थीटा है। ठीक है, लेकिन आप अगर डिफरेंशियल कैलकुलस में निकालेंगे, प्रूफ करेंगे, तो आप इसी टेंजेंट की स्लोप के तौर पर डी डी एक्स ऑफ वाई भी प्राप्त करेंगे। माने डी डी एक्स ऑफ वाई भी इसी टेंजेंट का स्लोप है। मैं अगर इसी सब वीडियो में संभव होगा तो इसी में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करूंगा कि क्यों होता है। तो डी डी एक्स ऑफ वाई भी इसका स्लोप है।
और टेन थीटा तो इसका स्लोप इसलिए है बाय डेफिनेशन इन हाई स्कूल जितना एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट ले लो तो टेन थीटा इसका स्लोप हो गया और डी डी एक्स ऑफ वाई भी स्लोप हो गया। इसका मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्लोप हो गया टेन थीटा। अच्छा, ये तुमको पता है कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर कितने स्लोप हो, कितने टेंजेंट हो सकते हैं? अब ये कर्व के कौन सा कर्व है, उसका कौन सा पॉइंट है, इस पे डिपेंड करता है। अगर कभी कभी किसी कर्व के किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, कभी कभी किसी कर्व के एक पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि किसी कर्व के एक पॉइंट पर हमेशा एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो तुम्हारा कर्व अगर इस टाइप का हो, ऐसा हो, ये कर्व देख रहे हो, बहुत से कर्व ऐसा को मिलेंगे। तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट लोगे तो एक टेंजेंट इधर की ओर जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और एक टेंजेंट ये हो जाएगा, ऐसा। तो एक इसी पॉइंट पर ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। तो ये मत सोचिएगा कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट मिलता है। और आपको मैं भी बता दूं कि ये इस पॉइंट का नाम इसको बोलते हैं आप लोग सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट के अंदर भी एक और कॉन्सेप्ट प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं डबल पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका सिंगुलर पॉइंट में जाएगा। इसमें तीन तरह के पॉइंट्स बनते हैं, एक होता है नोड, और एक होता है कस्प, और एक होता है कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, तीनों का मसला अलग अलग है। एक केस में होता है कि जो है दोनों टेंजेंट, अगर जैसे यहाँ पे दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और दोनों टेंजेंट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं और दोनों कॉन्सिडेंट होते हैं। कॉन्सिडेंट में संपाती होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही आ जाते हैं, उसको कॉन्सिडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। और ऐसा भी पॉइंट मिल सकता है कि दो टेंजेंट हो लेकिन दोनों एक दूसरे को कंसाइड करें, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हो जाए। ठीक, और तीसरा एक और केस बनता है कि किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करें लेकिन दोनों के दोनों इमेजनरी हो, यानी काल्पनिक हो, यानी वास्तविक में हो, वास्तव में हो ही ना। तो जब ऐसा कोई पॉइंट होगा कि उस पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट करें लेकिन दोनों इमेजनरी हो, तो उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उस पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि जब इमेजनरी है इसका मतलब है कि वहाँ कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ टेंजेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से मोर भी हो सकता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि किसी वक्र के किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। और ऐसा पॉइंट जिस पर के मतलब दो इमेजनरी टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो पॉइंट आइसोलेट पॉइंट कहलाता है। आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब ये हो कि अकेला। जब कोई पॉइंट अकेला होगा, जब कोई पॉइंट अकेला होगा तो उस पर आप कभी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टेंजेंट का काम क्या है? टेंजेंट का काम है ये बताना कि कर्व किस दिशा में मूव कर रहा है, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो वो अकेले पॉइंट, अब एक पॉइंट है, ये लो एक पॉइंट है किसी कर्व का, अब इस पे टेंजेंट की दिशा क्या होगी बताओ? ये होगी कि ये होगी, क्या होगी? कुछ समझ में आ रहा है? तो एक पॉइंट बता ही नहीं सकता कि टेंजेंट की दिशा की कर्व की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए अब अगर कोई कर्व है, अब कोई कर्व है, कर्व पर कोई भी पॉइंट अकेला नहीं है। देखो ये पॉइंट है, इसको लेकर के अगर इसके छोटे से हिस्से के आगे पीछे जाओगे तो इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर कर्व की दिशा तो समझ में आ रही है, टेंजेंट की दिशा समझ में आ रही है कि इधर जा रहा है। इस पॉइंट पर टेंजेंट की दिशा समझ में आ रही है कि इधर जा रहा है। ये भी एक पॉइंट है, इस पर समझ में आ रहा है कि इधर जा रहा है। इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट की दिशा स्पष्ट हो रही है। लेकिन ये पॉइंट अगर मैं अकेला कर दूं तो इस पर क्या बनाओगे? तो ऐसे भी पॉइंट मिलते हैं कर्व के ऊपर कि जो बिल्कुल अकेला होते हैं, मतलब ऐसे कर्व ऐसे चला और फिर गायब हो गया, और फिर किसी एक पॉइंट पर दिखाई पड़ा, फिर गायब हो गया, फिर आगे से कहीं निकला। तो ये पॉइंट इसी कर्व का हिस्सा है, लेकिन ये आइसोलेट है क्योंकि इसके नाइबरहुड में कहीं कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, अकेले है वो अपने नाइबरहुड में। इसलिए इस पॉइंट पे तुम कोई टेंजेंट ड्रा कर ही नहीं सकते हो। इसीलिए इस पे जो है तुम्हारे दोनों टेंजेंट का मतलब इमेजनरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मतलब ये होता है कि टेंजेंट की जो नंबर ऑफ टेंजेंट होता है
वो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी पॉइंट पर नंबर ऑफ टेंजेंट यूनिक है, माने एकमात्र है, यानी वन एंड ओनली वन है, तो उस पॉइंट पर वह डिफरेंशिएबल कहलाता है। ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट करें, ठीक है, तो उस पॉइंट पर वो करो डिफरेंशिएबल नहीं कहलाता है। और डेरिवेटिव का डिफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मैटर आता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, दोनों इक्वल हों, दोनों फाइनाइट हो, तब जाकर के कहते हैं कि वो जो उस पॉइंट पर करो डिफरेंशिएबल है। तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएंगे, फाइनाइट हो जाएंगे, तो टेंजेंट का स्लोप सेम हो जाएगा और यूनिक टेंजेंट हो जाएगा। और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव अलग है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग है, तो डिफरेंशिएबल नहीं कहता है डिफरेंशियल। क्योंकि जब राइट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर दो डिस्टिंक्ट टेंजेंट एग्जिस्ट कर गए। ठीक है। तो इसलिए आपका ये समझना चाहिए आपको कि नंबर ऑफ टेंजेंट किसी कर्व पर एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अगर कर्व स्मूथ आगे बढ़ रहा हो, मतलब सडन टर्न ना ले रहा हो, जैसे कि इस कर्व को आप देख रहे हैं ना, ये कर्व बड़ा स्मूथली आगे बढ़ रहा है। देखिए कितना स्मूथ आगे बढ़ रहा है। अगर इस तरह से कोई कर्व स्मूथली आगे बढ़ता है तो उसके प्रत्येक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर किसी कर्व पर वो शार्प टर्न ले ले, शार्प टर्न बहुत तेजी से मुड़े, तब उस पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे। अब यही शार्प टर्न का मतलब क्या हुआ? शार्प टर्न का मतलब हो गया, जैसे मान लो तुम्हारे सामने कोई भी शार्प टर्न का मतलब ऐसे जाए, ऐसे निकल जाए, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख रहे हो कितना शार्प टर्न लिया है। तो इस तरह से अगर इस पॉइंट पर तुम देखोगे तो इस वाले ब्रांच के लिए अलग टेंजेंट मिलेगा और इस वाले ब्रांच के लिए अलग टेंजेंट मिलेगा। ठीक। अभी तुम जैसे अभी अभी जैसे y बराबर log x का फिगर क्या होता है? y बराबर log x का फिगर क्या होता है बताओ? y बराबर log x का फिगर ये होता है, ऐसे होता है ना। और अगर तुम्हारे सामने मैं इस पर माड लगा दूं तो क्या होगा? माड। अच्छा अभी देखो, इसके हर पॉइंट पर करो, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, हर जगह पर तुमको यूनिक टेंजेंट मिलेगा। यहाँ पर लो यूनिक टेंजेंट, यहाँ लो यूनिक टेंजेंट, यहाँ लो यूनिक टेंजेंट, यहाँ लो यूनिक टेंजेंट, माने एकमात्र टेंजेंट। लेकिन जैसे ही तुम इस पर माड लगाओगे, जैसे तुम इस पर माड लगाओगे तो क्या हो जाएगा? माड लगाओगे तो ये वाला फिगर यहाँ से ऐसे, ये तो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो करके ये वाला यहाँ से ये ऐसे ऊपर के मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, मुड़ गया, नीचे वाला फिगर ऊपर चला गया, ऊपर। अब देखो जरा यहाँ पर देखो क्या फिगर, ये क्या पोजीशन हो रहा है, कितना तेज मुड़ा है, देख रहे हो? यहाँ पर टर्न देखो कितना तेज मुड़ गया, ये शार्प टर्न है। अब यहाँ पर तुम एक टेंजेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर एक से अधिक दो टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे। इधर वाले ब्रांच के लिए अलग एग्जिस्ट करेगा, इधर वाले ब्रांच के लिए अलग एग्जिस्ट करेगा, और इधर वाले ब्रांच के लिए अलग एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट करके, अब इस पॉइंट पर करो डिफरेंशिएबल नहीं रह गया। किसी पॉइंट पर अगर एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे तो वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, और भी बहुत से फिगर हो सकते हैं। तुम जैसे ले लो कोई भी, y बराबर साइन इनवर्स x का फिगर कैसा होता है? फिगर कैसा होता है बताओ? y और साइन इनवर्स का फिगर ऐसे नहीं, इसको तो जाने दो, कोई दूसरा फिगर लेते हैं। साइन एक्स का फिगर है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे चलता है। y और साइन एक्स का फिगर है। और जब तुम मार लोगे तो क्या हो जाएगा? मार लो तो ये वाला फिगर, जो नीचे वाला फिगर है, क्या करेगा? रोटेट करेगा एक्स के अबाउट, ऐसे। ये वाला फिगर जो नीचे वाला, ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा। देखिए ट्रेसिंग का मसला है, ट्रेसिंग के लिए तो मैं आपको क्लास ले नहीं रहा हूँ। ट्रेसिंग वाला जब मैटर आएगा तो मैं ट्रेसिंग वाला आपको अलग से बेहतर तरीके से समझाऊंगा। जैसे अब मैं जब मार्ड, इस पर जब मार्ड ले ही लिया तो क्या होगा? मार्ड लेंगे तो नीचे वाला फिगर यहाँ से हट जाता है, ये ऊपर चला जाता है ना। अभी मैंने लाग में भी दिखाया, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, ये भी ऊपर चला जाएगा, सब ऊपर चले जाएंगे, नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा ऐसा। ठीक, ऐसे।
अब जरा सा यहाँ पर टर्न देख रहे हैं, अभी इन सब पॉइंट ऑफ टर्न देखो कैसा दिख रहा है, कितना तेजी से मोड़ रहा है, देख रहे हैं मोड़ मोड़ देखो ऐसे यहाँ, अब यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं रह गया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल जहाँ पर तुमको ये लगेगा कि वहाँ पर बड़ा तेज करो मुड़ा, वहाँ पर डिफरेंशिएबल, क्योंकि वहाँ पर एक से अधिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे भाई। इधर वाले ब्रांच के लिए अलग टेंजेंट जाएगा, इधर वाले ब्रांच के लिए अलग टेंजेंट जाएगा, तो कहाँ डिफरेंशिएबल रह गया। तो डिफरेंशिएबल तो किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट अगर एग्जिस्ट करता है तब वो जो है उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहा जाएगा। तो आईआईटी के क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और वहाँ पर बच्चे यही चेक करते हैं कि किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है या एक से अधिक। मान लो करो ट्रेसिंग अगर आपको आता है तो आप तो देख करके समझ सकते हो कि किसी पॉइंट पर वो स्मूथ टर्न ले रहा है कि वो शार्प टर्न ले रहा है। अगर स्मूथ टर्न ले रहा है तो ठीक है, कोई बात ही नहीं, बहुत चेक करने की जरूरत नहीं है, आराम से कह दो भैया इस जगह पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर शार्प टर्न ले रहा है तो फिर तुम देख लेना कि शार्प टर्न है, तो वहाँ पर तुम्हारा डिफरेंशिएबल नहीं रह जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई है क्या, दरअसल मैंने बताया तुम्हें कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। क्यों है मैं इसी वीडियो में, अगर लंबा होगा तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। और अब मैटर ये उत्पन्न होता है कि इसको हम लोग शॉर्ट में y1 भी कहते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स जो डी टू वाई सॉरी डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसको शॉर्ट में आप y1 भी कह सकते हो, शॉर्ट में डी वाई भी कह सकते हो। ये तीनों तरीका से आप इसको लिख सकते हो, मानिए चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसमें एक मैटर और आता, अच्छा एक चीज़ और इसी में बता देते हैं कि जो ये डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसका ये वास्तव में अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है। जो डी डी एक्स ऑफ वाई है, इसका जो फुल मीनिंग है ये है क्या चीज़, इसका पूरा मतलब होता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स का अपना स्वतंत्र रूप से कोई मतलब नहीं है, ये अपने पूरे मतलब के लिए, मीनिंग के लिए इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डेल वाई बाई डेल एक्स पर डिपेंड कर रहा है, माने जो भी है भाव इसमें है, और इसको इतना और इतना ये पूरा मिल करके बना है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो इसको समझिए कि ये है क्या। इसमें देख रहे हैं ना, डेल वाई ऊपर है, डेल एक्स नीचे है। तो मान लो कि कोई फंक्शन है वाई ओवर एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स के मानों के जो वाई है अपने मानों के लिए एक्स के ऊपर आश्रित है, यानी एक्स का मान जब चेंज होगा तो वाई का मान भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स के मान में मान लो कि तुम जब चेंजिंग करोगे और डेल एक्स कर दिए तो वाई के मान में मान लो उसकी वजह से जो चेंजिंग आई डेल वाई की आई, तो एक्स के मान में अगर चेंज तुमने डेल एक्स किया तो वाई के मान में जो चेंजिंग आई डेल वाई आई। तो अगर एक्स के मान में यूनिट चेंज किया गया होता, यूनिट चेंज, इकाई परिवर्तन, ठीक है, तो वाई के मान में कितना परिवर्तन आया होता, डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये जो डेल वाई बाई डेल एक्स है, यह रेट ऑफ चेंज इन वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रहा है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इज शोज द रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माने वाई एक्स के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बदल रहा है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है, ये है डेल वाई बाई डेल एक्स। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो एक्स में जो परिवर्तन है वो अत्यल्प है, बहुत छोटा है, बहुत मामूली है, माने इतना छोटा है कि टेंस टू जीरो है। तो जब ये मैटर भी जब उसमें डाल देंगे तब इसको शॉर्ट में हम डेल वाई बाई डेल एक्स, अरे हाँ डी डी एक्स ऑफ वाई बोलेंगे। जब ये इसमें इंक्लूड होगा तब, केवल अगर इतना रहेगा तो ये तो केवल अगर इतना है, मान लो इतना है, तब तो तुम देख ही रहे हो कि वाई रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। लेकिन अभी इसमें जो डेल एक्स है, अब अगर इसमें वो लिमिट डेल, अभी इसको हम ऐसे नहीं कह पाएंगे, जब इसमें ये राशि जोड़ेंगे तब हम इसको पूरा ये कह पाएंगे। और इसी के जोड़ने की वजह से अगर ये ना जोड़ा जाता तब जो है, अगर ये नहीं जोड़ा जाएगा तो ये तुम्हारा जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं बन पाएगा, तब ये स्लोप ऑफ द सेकेंड यानी छेदक रेखा हिंदी में बोलते हैं, स्लोप ऑफ द सेकेंड बनेगा, टेंजेंट नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही तुम ये लाइन लगाते हो, जैसे तुम ये लाइन लगाते हो तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट शो करने लगता है। फिगर से समझाएंगे आपको कि क्यों होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको समझ करके रखे रहिए कि जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वो रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, बट डेल एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए। अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो नहीं रहेगा तब ये जो है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को शो नहीं करेगा, ठीक है।
और एक चीज़ और बता देते हैं पहले, तो बाद में इसको हम प्रूफ करा लेंगे कि ये जो है d2/dx2 क्या है। ठीक है, d2/dx2 ये चीज़ d2/dx2, इसको आप y2 भी लिखते हो, y2 भी लिखते हो ये चीज़। तो ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये डी डी एक्स है ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज़ है। मैंने डी डी एक्स ऑफ वाई को जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में पुनः डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तब आपको ये मिल रहा है। डी डी एक्स ऑफ वाई को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तब आपको ये मिलता है। और डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है, स्लोप है। अगर मैं इसको मान लो स्लोप को अगर सिंबल एम से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको जरा देखना, तो ये क्या हो गया। अगर तुमको मैंने ये कहा कि ये रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये क्या है, यह मतलब क्या है, स्लोप। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, यह मतलब स्लोप। ये स्लोप मैंने बता दिया ना, ये स्लोप है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। ठीक है, तो जो d2/dx2 होता है वो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माने कि जो स्पर्श रेखा है उसकी प्रवणता कितनी तेजी से चेंज हो रही है। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक, इसका कारण क्या होता है ना कि जैसे जब आप पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हो, पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हो तो टेंजेंट रोटेट करता रहता है। देखो यहाँ पर टेंजेंट ये है, जरा सा आगे बढ़े, तुम जरा सा आगे बढ़े तो टेंजेंट क्या हुआ, देखो रोटेट कर गया और एक नई डायरेक्शन प्राप्त किया टेंजेंट ने। देखो नया डायरेक्शन में आ गया, नहीं आ गया ये। तो यहाँ से तुम यहाँ गए तो टेंजेंट घूमा नहीं घूमा। मान लो थोड़ा सा और आगे जाते हो तो क्या होगा, टेंजेंट देखो और घूम गया। जैसे जैसे तुम टेंजेंट आगे बढ़ते हो करो पर, वैसे वैसे टेंजेंट घूमता जा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आगे बढ़ रहे हो तो टेंजेंट रोटेट कर रहा है, तो किस रेट से रोटेट कर रहा है। माने अगर आप इसमें यूनिट डिस्टेंस अगर आगे बढ़ रहा है तो ये कितना रोटेट कर गया। ठीक है, तो ये होता है y2। y2 आपको ये बताता है कि जो टेंजेंट है कितनी तेजी से रोटेट कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रोटेशन है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो जिसकी वजह से ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मतलब रोटेट करने की वजह से हम कर्व की बहुत सी प्रॉपर्टी जान पाते हैं कि कर्व अगर टेंजेंट रोटेट कर रहा है तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं रोटेशन का ही परिणाम है। अगर इस कर्व को अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कर्व जो है, ये जो टेंजेंट है ये एक्यूट एंगल बना रहा है एक्स के साथ। एक्यूट एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है। एक्यूट माने न्यून कोण, न्यून कोण का टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। न्यून कोण का स्पर्श टेंजेंट यानी एक्यूट एंगल का टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है। अधिक कोण का टेंजेंट यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट है ये निगेटिव हो रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव हो गया। यहाँ पर जो y2 है, y1 है पॉजिटिव है, यहाँ y1 पॉजिटिव है, यहाँ y2 नेगेटिव हो गया। y1 माने टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पर y1 पॉजिटिव है, यहाँ y1 पॉजिटिव है और यहाँ पर y1 क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाने का इसका जो y1 है यहाँ पर नेगेटिव हो गया है। तो y1 पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है, तो जो स्लोप है लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसकी वजह से रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो जाएगा, भाई कोई चीज़ घट रही है, कोई चीज़ लगातार पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है आगे बढ़ने पर, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगी। अगर इसी फिगर को तुम देखो, ये चीज़ देखो ऐसे, ये चीज़ देखो ऐसे, इस फिगर में देखो, इसमें यहाँ पर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पर स्लोप इसका नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एक्स के साथ। ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट हमेशा नेगेटिव, अधिक कोण
क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला जा रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे तुम जो है अगर टेंजेंट बना रहे हो तो y1 तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जा रहा है, क्योंकि एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण बना रहा है। न्यून कोण मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी कोण होगा तो उसका टेंजेंट पॉजिटिव होता ही है ना, तो y1 पॉजिटिव हो गया। तो इसमें तुम देख रहे हो कि स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। और निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है तो क्या हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि स्लोप लगातार निगेटिव से पॉजिटिव होने का मतलब बढ़ रहा है, माने रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव से पॉजिटिव क्यों जा रही, बढ़ रही है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये रेट ऑफ चेंज इन स्लोप की वजह से हम जो है बाद में अभी मैक्सिमा मिनिमा का स्वभाव जानेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप है, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी रेट ऑफ चेंज इन स्लोप नेगेटिव हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप मतलब y2, तो y2 इसमें नेगेटिव हो रहा है। मैंने तुमसे बताया ना कि y2 रेट ऑफ चेंज इन स्लोप है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव था, यहाँ स्लोप नेगेटिव है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कम हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो y2 नेगेटिव हो गया। ऐसे में नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y1 को y2 नेगेटिव होने का मतलब होता है कि स्लोप लगातार जो है कम हो रहा है, और y2 पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और ऐसा जब फिगर होता है, इस टाइप का फिगर होता है, जैसा फिगर यहाँ बनाया गया है इस टाइप का फिगर, तो ये फिगर में ऐसे फिगर में हमेशा y2 जो होता है वो मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, नहीं निगेटिव होगा ना, y2 नेगेटिव होगा, और ऐसे फिगर में हमेशा y2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्लोप लगातार क्या होता है, कम हो रहा होता है, और इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट लगातार क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंक्रीजिंग है और इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट डिक्रीजिंग है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलो मैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर या एक लाइन और बता देते हैं कि जब y2 का मान नेगेटिव हो रहा है, या जाने ही दो, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ के और बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप अगले वीडियो में थोड़ा सा मेरा देख लें, तो वहाँ पे आपको और क्लियर करा देंगे हम। ठीक है।